हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जलीय चक्र को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम जलीय चक्र के बारे में जानेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 90% भाग निर्मित करते हैं। इनमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के सम्मिलन से निर्मित जल यानी कि H2O जीवित पदार्थों के सकल भार का अधिकांश भाग बनाते हैं। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश एवं निर्गम प्रायः जल के रूप में होता है, अतः इनको जलीय चक्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। जीवमंडल में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो विभिन्न रूपों, स्थानों एवं भंडारों में रहता है, जैसे झील, नदी, सागर एवं महासागर। भूमिगत जल, धरातलीय शैलों एवं मिट्टियों में, जीवित जीवों एवं जैविक पदार्थों में तरल रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में यानी कि गैसीय रूप में, और उच्च अक्षांशों एवं उच्च धरातलीय भागों में हिम यानी कि टॉस के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जल 3 अवस्थाओं में हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, हमारे धरातल पर उपस्थित है। वायुमंडल में तो जलवाष्प के रूप में, उसके अलावा जो उच्च अक्षांश हैं वहाँ पर गैसीय हिम के रूप में, और कुछ भागों में तरल अवस्था में पाया जाता है। तीनों ही अवस्थाओं में जल विद्यमान है। एक तरफ जल जीवों के पोषण में हिस्सा लेता है तथा दूसरी तरफ जीवमंडल में खनिज तत्वों का संचार तथा प्रवाह करता है। क्योंकि जल में खनिज तत्व घुले हुए रहते हैं, तो जल में घुले हुए जो खनिज तत्व हैं वो जीवों के शरीर में जाकर उनका पोषण भी करते हैं। जल की स्थिति 3 दशाओं में रहती है: तरल अवस्था, ठोस अवस्था तथा गैसीय अवस्था। ये तीनों दशाएं जल के 3 विभिन्न भंडारों को प्रदर्शित करती है। इन भंडारों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है तथा इनमें आपस में भी आदान प्रदान होता रहता है। जल अन्य तत्वों को घुलाने की सामर्थ्य रखता है। जलीय चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रियाओं द्वारा जीवमंडल के 2 महत्वपूर्ण संघटकों, स्थलमंडल एवं जलमंडल के बीच जल, तरल, गैसीय एवं ठोस रूप में का सतत आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि वाष्पीकरण के रूप में जो तरल जल है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, फिर उसका संघनन होकर ऊपरी वायुमंडल में वो तरल अवस्था में बदल जाता है और बारिश के रूप में धरातल पर आता है। कुछ उच्च अक्षांशों में जब टेम्परेचर बहुत ही लो होता है तो वहाँ पर यह ठोस अवस्थाओं में भी मिलता है, जैसे कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार यह हिमवर्षा के रूप में भी वापस धरातल पर आता है। तो इस तरह से एक जलीय चक्र का निर्माण होता है। जलीय चक्र का पूर्ण क्रम विभिन्न मार्गों से संपन्न होता है, जैसे सागर से जल गैसीय रूप में वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। सामान्य रूप से सागरीय जल का यानी कि जितने भी आंकड़े हैं वो सभी औसत हैं। उसमें 1,09,000 घन मील जल वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। इसी तरह महाद्वीपीय भाग की मिट्टियों, वनस्पतियों तथा जलीय भागों से वाष्पीकरण द्वारा 15,000 घन मील जलवाष्प के रूप में वायुमंडलीय भागों में पहुंचता है। इसी तरह वायुमंडल में सागरों तथा महाद्वीपों से 1,09,000 प्लस 15,000 बराबर 1,24,000 घन मील जल जलवाष्प के रूप में होता है। यानी कि वायुमंडल में सागरों तथा महाद्वीपों से जो वाष्पीकरण द्वारा जल है वो 1,24,000 घन मील जल जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। ये डायग्राम है, इसको इस तरह से बना लें यहाँ से।
देखिए लेक, ओशंस, ग्राउंड वाटर, मोस्ट रिवर्स, ओशन, सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। यहाँ से ये एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा वापस वायुमंडल में पहुँच रहा है। फिर संघनन के द्वारा ये जल बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है और वापस धरातल पर तरल रूप में आ रहा है। तो इस तरह से ये एक पूरा का पूरा जलीय चक्र निर्मित होता है। इस डायग्राम को बना लें आप लोग। धरातल से पुनः सागर में गमन मार्गों का प्रदर्शन दिखाया गया है। यहाँ पर जलीय चक्र के अंतर्गत जल के विभिन्न रूपों में सागर से वायुमंडल में, वायुमंडल से धरातल पर तथा धरातल से पुनः सागर में गमन मार्गों का प्रदर्शन बताया गया है। सागरों के ऊपर वायुमंडलीय जलवाष्प यानी कि 1,09,000 घन मील का वर्षण द्वारा 98,000 घन मील जल पुनः सागरों में वापस आ जाता है। ठीक है ना, कितना 1,09,000 में से बारिश के द्वारा 98,000 घन मील जल पुनः सागरों में वापस आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यह सागरों से ही गया था और सागरों में नदियों के द्वारा वापस ये यहाँ पर पहुँच जाता है। वायुमंडलीय सकल जल वाष्प 1,24,000 घन मील का 26,000 घन मील जल वर्षण द्वारा तरल तथा ठोस रूप में महाद्वीपीय भागों पर वापस आ जाता है। यानी कि ये भी एक तरह का साइकिल चक्र बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1,24,000 घन मील जल है ये यहीं से गया था, महाद्वीपों से ही वाष्पीकरण होकर ऊपरी वायुमंडलों में पहुंचा था। ठीक है, और वापस वहीं पर आ रहा है, फिर वहीं से वापस इवेपोरेशन के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचेगा और वापस पुनः धरातल पर आ जाएगा। तो ये एक तरह का साइकिल यानी कि चक्र बना रहा है। स्पष्ट है कि महासागरीय भागों पर वाष्पीकरण 1,09,000 घन मील जल की तुलना में वर्षण द्वारा वापस लौटा जल 98,000 घन मील कम होता है, जबकि महाद्वीपों के ऊपर वाष्पीकरण 15,000 घन मील की तुलना में वर्षण द्वारा प्राप्त जल तरल या ठोस हिम रूप में अधिक यानी कि 26,000 आ रहा है। देखो 15,000 घन मील की तुलना में कितना आ रहा है, 26,000 घन मील, अर्थात घन मील जल अधिक होता है, आ रहा है। महाद्वीपीय भागों पर प्राप्त इस अतिरिक्त 11,000 घन मील जल का अधिकांश भाग वाही जल द्वारा सरिताओं से होकर सागरों में वापस चला जाता है। कुछ भाग धरातल के नीचे चला जाता है, जिसका कुछ भाग पुनः नदियों से होकर सागरों में वापस आ जाता है। यानी कि महाद्वीपीय भाग पुनः जो वाष्पीकरण द्वारा यानी कि जहाँ से जितना वाष्पीकरण होता है उसे अधिकांश जल प्राप्त कर रहे हैं। कुछ हिस्सा नीचे जाकर भूमिगत जल भंडार का निर्माण करता है। मृदा आवरण में गया जल वनस्पतियों द्वारा उपयोग किया जाता है और वनस्पतियों से भी वाष्पीकरण द्वारा यह जल पुनः वायुमंडल में पहुंचता है। एक डायग्राम ये भी है, इसको भी बनाएं। विश्व स्तरीय जल संतुलन का प्रदर्शन, महाद्वीप, महासागर, वाही जल अंतः संचरण। ठीक है, और यह वर्षा द्वारा, इवेपोरेशन द्वारा जल वाष्प में कन्वर्ट होना। ठीक है, इस तरह से एक पूरा का पूरा साइकिल बनता है। समस्त भंडारों का 97.2% जल महासागरों में स्थित है। शेष 2.8% में से 2.15% हिम चादरों एवं हिमनदों के रूप में, स्थलीय जल का 75% और 0.62% भूमिगत जल के रूप में तथा 0.03% सरिताओं, वायुमंडल यानी कि जलवाष्प, मृदा, क्षारीय झीलों, ताजे जल की झीलों तथा स्थल स्थित सागरों में रहता है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा एक जलीय चक्र यहाँ पर हमारे बनता है। ठीक है, ये आपका जलीय चक्र समाप्त होता है। इसको देख लें आप लोग, बना लें, लिख लें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।